हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स फोर्स, जो कि है क्लास 10th आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, फोर्स चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये फोर्स का मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं शक्ति लगाऊंगा, ताकत लगाऊंगा, चाहे पुश करने में या पुल करने में, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। मोशन में आ जाए या रुक जाए, दैट इज द फोर्स। सो फोर्स एक सिंपली ताकत है जिससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या स्टॉप कर सकता हूँ। अगर तो देखिए, फोर्स जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, फोर्स लगाने से दो तरह के मोशन पैदा होंगे। सबसे पहला मोशन होता है बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन, एंड सेकेंड इज रोटेटरी, या कई बार हम इसे रोटेशनल मोशन भी कह देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, मैंने मार्कर पे फोर्स लगाई तो मार्कर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सो दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट घूमना शुरू कर देगा, सो वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन। अभी एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक हमारे पास कार्डबोर्ड का पीस है। अब मैंने फोर्स लगाई तो ये गोल घूमने लग गया, ये आगे तो नहीं बढ़ रहा लेकिन ये गोल घूमने लग गया, तो ये क्या होगा हम बच्चों, हमारे पास रोटेशनल मोशन होगा। So in a straight line, this is about in a straight line and this is about a rotator. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए तो वो रोटेशनल मोशन, एंड कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों मूवमेंट। देखिए बच्चों, मूवमेंट क्या चीज़ है। अगर फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाएगा तो वो फोर्स को हम मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन मैंने फोर्स वो जानबूझ के रोटेशन में नहीं लगाई, मैंने फोर्स लगाई एक स्ट्रेट लाइन में। अब अगर वो ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ, मतलब कि एक पॉइंट के साथ फिक्स्ड है, तो वो रोटेट करने लग जाएगा, तो वो मूवमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बोर्ड है मेरे पास, मैंने तो बच्चों फोर्स लगाई है मैंने सीधी फोर्स लगाई, मैंने नहीं कहा कि इसको रोटेट करने को। जैसे ये कार्डबोर्ड है, मैं ऐसे सीधी फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट पे फिक्स है इसलिए ये रोटेट करने लग गया। तो अब ये फोर्स जो कहलाएगी मेरी मूवमेंट कहलाएगी। तो मूवमेंट को दो चीजें बच्चों इफेक्ट करती हैं। Movement is that force due to which the object comes into a rotational motion. तो movements, factors affecting the movement are those factors affecting movement. तो देखिए कौन से फैक्टर्स इस मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली तो कॉमन चीज बच्चों फोर्स। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, जितनी जोर का घुमाऊंगा, उतनी जोर से ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करने लग जाएगा। एंड सेकेंड इज इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। पिवट बोल दीजिए या फिक्स्ड पॉइंट बोल दीजिए। बच्चों जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, जहां से वो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, जिसके राउंड अबाउट वो रोटेट करेगा, अगर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ज्यादा लेंगे तो ज़्यादा कम फोर्स पे भी वो रोटेट करेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कम लेंगे, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है एंड इस पॉइंट पे वो फिक्स है, अगर तो बच्चों यहाँ से ही हमने फोर्स लगा के रोटेट करने की कोशिश की तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो फोर्स कम लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स कम लगेगी और रोटेशनल मोशन वही अकरेंस होगी। तो दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अगर तो फोर्स देखिए ज़्यादा या कम लगाएंगे फिर तो रोटेशन ज्यादा या कम होगी, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम दूर चले जाएंगे तो फोर्स कम से भी वो रोटेशन अकर होगी जो नजदीक आके होनी चाहिए थी। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल्स बच्चों जैसे डोर हिंजेस। डोर पे हमारे पास ऐसे हिंजेस लगे होते हैं ना, मान लीजिए ये डोर है तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 हिंजेस लगे होते हैं जिससे ये डोर अटैच होता है उस कमरे का। अगर तो बच्चों यहाँ से फोर्स बंद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर लगता है, लेकिन अगर यहाँ से डोर नॉब से खोलने की या बंद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाता है। यही चीज़ हमारी मूवमेंट होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मूवमेंट के फॉर्मूले की। मूवमेंट जो मैंने बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट, एक बच्चों फोर्स एंड दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो है मूवमेंट का राइटफुल आंसर आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स के बच्चों एसआई यूनिट, यहाँ हम एसआई यूनिट्स की भी बात कर लें। फोर्स के एसआई यूनिट्स आर सेड टू बी न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस के एसआई यूनिट्स तो हमेशा से मीटर रहे ना, न्यूटन मीटर, तो एसआई यूनिट्स इसके आ जाएंगे बच्चों न्यूटन मीटर। अब यहीं से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होता है कि मूवमेंट के हमें एसआई यूनिट्स तो मालूम पड़ गए, लेकिन इसके सीजीएस यूनिट्स भी बताइए। तो सीजीएस यूनिट्स निकालने के लिए क्या कीजिए, न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए, 10⁵ डाय
मल्टीप्लाई, मीटर को क्या कहते हैं CGS यूनिट्स में कन्वर्ट कीजिए 10⁻², सेंटीमीटर। 5 + 2 इज 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। देखिए ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻² लिख दिया। अब मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज सेड टू बी द टॉर्क। टॉर्क इज सेड टू बी दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इनटू द बॉडी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड है। अब जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। अब ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसे हम टॉर्क बोलेंगे। बस इस फोर्स को हम टॉर्क बोलेंगे। सो दिस इज द अवर टॉर्क। अब बच्चों आगे चलते हैं, इसके हमने SI एंड CGS यूनिट्स भी कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट की टाइप्स। मूवमेंट बच्चों दो तरह से हो सकता है, एक क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए मान लीजिए यहाँ फिर से वही एग्जांपल कार्डबोर्ड की, ये मेरे पास कार्डबोर्ड है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो आपके लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब मैं इसको उल्टा रोटेट कर दूंगा तो ये आपके लिए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये बच्चों इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इस तरफ फिर से गिर इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों ये दो तरह के मूवमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके हमने साइन कन्वेंशंस पहले से ही लिख ली। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे हम पॉजिटिव मूवमेंट। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट को बोलेंगे नेगेटिव मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। मान लीजिए यहाँ एक मीटर रूल है, ठीक है, इसके एक तरफ इस तरफ मोमेंटम कर दी एंड एक इस तरफ मोमेंटम कर दी। तो ये बच्चों ये जो वेट है, यहां मैंने दो वेट्स हैंग कर दिए। मान लीजिए ये वेट जो है इस स्केल को मजबूर करेगा इस डायरेक्शन में जाने के लिए, जो आपकी तरफ से हो जाएगी एक एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस वेट विल अकर पॉजिटिव मोमेंटम। यहां पॉजिटिव मोमेंटम हो रही है एंड ये जो वेट है इस स्केल को इधर को जाने को मजबूर कर देगा जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो इट विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज मोमेंटम विच विल नोन एज नेगेटिव मोमेंटम। बस बच्चों इतनी सी बात थी। मोमेंटम दो तरह का होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव मानेंगे एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव मानेंगे। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं बच्चों कपल पे। कपल किसको बोलते हैं? देखिए बेसिकली जो एक जोड़ा होता है उसको हम कपल बोलते हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो। देखिए कपल तो हो गए, चलिए कपल उसको बोलते हैं जोड़े को। ऐसे ही अगर फोर्स एक जोड़े में लग रही है, दो फोर्सेस इकट्ठे लग रही हैं तो उसे हम कपल बोलेंगे। मान लीजिए एक फोर्स, एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट इन द सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कपल की सबसे पहले डेफिनेशन, टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ऐसे लिख लीजिए, two equal and opposite forces applied but not in the same line of action। अब ये सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कपल लग रहा है तो बच्चों एक मूवमेंट इधर को होगा, दूसरी फोर्स ऊपर को लगेगी। इट इज नॉट द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग जाएंगी, एक बच्चों नीचे की तरफ, दूसरी ऊपर की तरफ, यानी कि डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करेंगे बट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसे हम बोलेंगे कपल। तो ये एक कपल फोर्स है। अब कपल का बच्चों फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है देखिए। कपल एक मूवमेंट की ही टाइप है। मान लीजिए फिर से यही मीटर रूल है, यहां मैंने फोर्स लगाई बच्चों एंड एक फोर्स यहां लगाई, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है ना, एक नीचे को आ रहा है एक ऊपर को आ रहा है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये कपल हो गया। अब मान लीजिए ये सेंटर पे पिवटेड है, जो पॉइंट मान लेंगे हम O, एंड ए फोर्स इस तरफ को जा रही है, बी फोर्स उस तरफ को। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों O से लेके A तक का मोमेंटम, जो इसको नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहा है, इधर को भेज रहा है। तो मूवमेंट, इसको देखिए हम ड्राइव कर रहे हैं। अब कपल का फॉर्मूला क्या होगा मैं वो सिखा रहा हूं। मूवमेंट अलोंग OA। मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहां फोर्स लग रही है F, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे? F मल्टीप्लाई बाय OA। F यहां फोर्स लग रही है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बच्चों OA, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया F मल्टीप्लाई बाय OA। इसी तरह मूवमेंट अलोंग OB।
अब यहां भी सेम फोर्स लगा लेंगे बच्चों, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है। अगर फोर्स यहां 10 न्यूटन की तो यहां भी 10 न्यूटन, यहां 1 न्यूटन तो यहां भी 1 न्यूटन। जो डेफिनेशन कह रही है वही हमें करना पड़ेगा। तो यहां बच्चों फोर्स इनटू ओ बी आ जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए ओ टू बी इज ओ बी। तो इनको अब सॉल्व करते हैं बच्चों। मूवमेंट देखिए क्या कर रहा है, कपल करता क्या है, ये ए की तरफ नीचे को पुश कर रहा है स्केल को, एंड बी ऊपर को पुश कर रहा है। ये दोनों की वजह से जो एक चीज है वो रोटेट करने लग गई, तो इसे हम दोनों मूवमेंट को प्लस कर देंगे, इसलिए हम दोनों मूवमेंट्स को प्लस कर देंगे। तो टोटल या नेट मोमेंटम क्या आएगा, टोटल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। अब दोनों में से एफ तो कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन निकाल लीजिए। एफ कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा ओ ए प्लस ओ बी, तो इसका फॉर्मूला जो कपल का मैं यहां लिखूंगा बच्चों, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक, प्लस करने पे मेरे पास सारा ए बी नहीं आ जाएगा, सही बोला ना मैंने, ओ से ए प्लस ओ से बी, सारा बच्चों क्या बन जाएगा, ए बी। तो कपल का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू ए बी। यूनिट्स वही रहेंगे बच्चों, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स के यूनिट्स न्यूटन एंड डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर। तो इसी की तरह हमारे पास कपल का भी फॉर्मूला आ गया। कपल इज द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग इन द डिफरेंट लाइन ऑफ डायरेक्शन। तो ये कपल का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट चलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम बच्चों अब देखिए दो तरह का होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। काफी इजी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो उसे बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में है, कि जितनी मर्जी फोर्सेस लगा दीजिए, मान लीजिए ये एक पेन अब रेस्ट में है, मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो नेट अलजेब्रिक फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो ये पेन कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस लगे और ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक प्लेन जो है हवा में उड़ रहा है, तो वो एक मोशन में है, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। एक पेन जो है रोल डाउन कर रहा है, बॉल रोल डाउन कर रही है, तो वो क्या है, मोशन में है, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। बस इतनी सी बात थी। स्टैटिक एंड डायनेमिक आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Static equilibrium is that equilibrium in which an object is tend to be at rest, और algebraic sum जहाँ सभी forces का rest हो and या zero हो। And dynamic equilibrium is that motion in which object is said to be in dynamic equilibrium is that equilibrium in which object is said to be in equilibrium। Then बच्चों हमारे पास आया principle of movement। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर ही बनते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहते हैं जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उनका सम हमेशा सेम होगा। ये बात बच्चों न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अभी एक स्लाइड लगेगी जो एक न्यूमेरिकल की होगी, मैं अभी एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, देन मैं आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने वो न्यूमेरिकल बाद में समझना होगा तो बाद में आ जाइए, अगर आपको आते हैं तो स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों तो अब आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम तो पढ़ लिया, उस पर बनता है एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स और नहीं आएंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जब मर्जी आके पूछ सकते हो, मैं उसकी एक फ़ोटो को आपको भेज दूंगा सॉल्व करके, या आपको समझाने के लिए एक लेक्चर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट 40 सेंटीमीटर। जितना क्वेश्चन ये बोलेंगे उतने की हम डायग्राम बना लेंगे। ये एक मीटर रूल है। एक बात का ध्यान रखेगा कि मीटर रूल का जो भी मास होगा वो उसके मिड पॉइंट से नीचे को एक्ट करेगा। मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ 50 सेंटीमीटर, इससे नीचे को एक्ट करेगा। जो आंसर आ जाएगा मेरे पास 100 ग्राम। 100 ग्राम का वेट 50 सेंटीमीटर पे एक्ट करेगा। एंड फल्क्रम जहां ये मीटर रूल बैलेंस किया हुआ है दैट इज एट द 40 सेंटीमीटर मार्क।
एंड अननोन मास है 20 सेंटीमीटर। तो ये एक अननोन मास 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमने हैंग कर दिया। हमने फाइंड करना है बच्चों दैट मास, ये जो m मास है ना वो फाइंड करना है अगर ये स्केल एक इक्विलिब्रियम में पड़ा है, ना ही ये लेफ्ट को यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम कोई भी शो नहीं कर रहा, तो ये मास कितना होगा। देखिए फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मूवमेंट अलोंग एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी लग रही है, मास कितना है बच्चों, मास तो हमें नहीं पता m, एंड डिस्टेंस कितना है। कई बच्चे यहाँ 20 लिख लेंगे, 20 है तो सही, लेकिन वो आया कैसे बच्चों, 40 को 20 में से माइनस कीजिए, जो ये फलक्रम होता है वहां से जहां मास का डिस्टेंस होता है वो हम लेंगे। तो 40 माइनस 20 करने के बाद जो आंसर आएगा 20 हम वो लिखेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब 20 लिख रहा हूँ बच्चों, 20m। इसी तरह मूवमेंट अलोंग क्लॉकवाइज, थोड़ा सा राइटिंग पे कॉर्पोरेट कीजिए, समझ में आ जाएगी, इतनी भी गंदी नहीं है। लेकिन मूवमेंट अलोंग क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, वीडियो शॉर्ट रखने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी लिख लेता हूँ। अब 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, इनमें डिफरेंस देखिए 50 माइनस 40, जो डिफरेंस होगा ना हमेशा वो डिस्टेंस में लेना है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। वैसे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसको हम GFB लिख देते हैं, तो कई बुक्स में आंसर जो है न्यूटन की बजाय GF मीटर लिखा होगा, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अब जो प्रिंसिपल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो कैसे यूज होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूवमेंट along anti-clockwise is equal to movement, sum of movement था ना, anti-clockwise is equal to sum of movement along clockwise। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या हो गए बच्चों, सेम। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम कितना था 20m एंड क्लॉकवाइज मोमेंटम कितना था 1000। अब बच्चों यहाँ 20 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है इसीलिए मुझे ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। आंसर आया था 20m इज इक्वल टू 1000, यहाँ 20 उधर जाके डिवाइड में, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट, आंसर इज 50 ग्राम। तो ये जो अननोन मास था ये 50 ग्राम का मेरे पास आ गया, डेट्स इट वेरी इजीली। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, व्हाट हैपन इफ मास m इज मूव टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों अगर ये मास जो है, देखिए अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दूं तो स्केल इधर को गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक, बस प्योर लॉजिक लगाया, नथिंग एल्स। तो लॉजिक के बेसिस पे हम सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे, इट विल टिल्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर को होते हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर जाएगा। रिजल्टेंट मोमेंटम जो होगी बच्चों वो क्या होगी, अब ये तो इस तरफ टिल्ट कर गया, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले फाइंड कीजिए, थर्ड के लिए एंटी। अब यहाँ बच्चों वेट तो है 50 ग्राम एंड इनमें डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 10 इज 30, सो आंसर इज 1500। GF मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ बच्चों क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, देखिए 100 ग्राम कहेगा कि उधर को गिर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे फिर से 10 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन मीटर, चाहे GF मीटर लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आएगा, आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही गिरेगा, लेकिन कितनी स्पीड से कितनी फोर्स से गिरेगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो इनको माइनस करने पे आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव मोमेंटम एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव मोमेंटम, ये मैंने आपको समझाया था। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 1500 पॉजिटिव 1000 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस करने पे प्लस का आंसर आ जाएगा। अब ये प्लस आंसर क्या शो करता है कि ये जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर नेगेटिव साइन आता तो वो बताता कि डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी।
ओके, अब कहते हैं यहाँ एक और मास लगा दीजिए 50 ग्राम का। अब देखिए एक बात तो श्योर है, ताकि ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस करना है। अब यहाँ स्केल एंटी क्लॉकवाइज गिर रहा है, तो 50 ग्राम ऑब्वियस ही बात है इस तरफ कहीं लगाएंगे 50 ग्राम, लेकिन वो कहाँ लगाएंगे, वो डिस्टेंस क्या होगा वो मेरे को नहीं मालूम, अभी आप मालूम करेंगे। देखिए कैसे, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंटम की बात करेंगे एंड देन अगेन प्रिंसिपल लगाएंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया जहां 2 बार प्रिंसिपल लगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, 50 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 10 करेंगे 30, 1500 न्यूटन मीटर इजीली। क्लॉकवाइज, अब देखिए क्लॉकवाइज 2 वेट्स एक्ट कर रहे हैं जो उसको नीचे गिरेंगे। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 वेट जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है फलक्रम से, वो भी कहेगा क्लॉकवाइज गिरो, प्लस इसीलिए प्रिंसिपल में बोलते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज। उनको नहीं मालूम कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने कितने वेट्स लगाए हैं या एंटी क्लॉकवाइज में कितने वेट्स लगाए हैं, लेकिन बैलेंस जरूर है। अब यहां बच्चों मान लीजिए x सेंटीमीटर है, जो भी ये सेंटीमीटर का मार्क था ना, उनके बीच में x सेंटीमीटर दूरी है, तो 50 ग्राम था बच्चों, 50 मल्टीप्लाई बाय x। क्लॉकवाइज मोमेंटम इन दोनों की वजह से आएगा, तो इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 1000। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इज सेम, सो 1500 एंड 1000 प्लस 50x विल बी सेम। अब यहाँ 1000 प्लस में है ना इसके साथ, तो उधर जाके माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, 1500 में से 1000 माइनस करने पे 500 इज इक्वल टू 50x। 50 यहाँ डिवाइड में उधर जाके अगेन माइनस कर, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर फाइनल आंसर नहीं है, इन्होंने कहा है कि वो कौन से मार्क पे होगा, वो 40 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आगे होगा, सो इट विल बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क। 40 में 10 ऐड कीजिए तो आंसर मिलेगा। अगर आपने यहां 10 पे छोड़ दिया ना, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर ये आया पेपर में तो 4 नंबर का आता है, तो आपके 3.5 मिलेंगे, जबकि आपने सारी मेहनत की है, तो आधा नंबर हम क्यों छोड़ के आए, हम पूरा छोड़ेंगे। अब बच्चों अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। न्यूमेरिकल कर लिया होगा आपने तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो भी वेरी गुड। आगे चलेंगे बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। इसका तो आपको डायरेक्टली डेफिनेशन भी पेपर में पूछ लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेड टू बी 0। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना होगा, ऐसे मान लेते हैं इतने पार्टिकल्स हैं, और सभी का वेट क्या है, नीचे को एक्ट कर रहा होगा, सभी का वेट नीचे एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाले सभी पार्टिकल्स का वेट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 0 होगा। तो वो पॉइंट जो होगा दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बाथरूम से एक वाइपर उठाया न्यूमेरिकल समझाने के बाद, तो एक वाइपर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, पहले ऐसे पकड़ लीजिए और इनको क्लोज में लेके आइए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप आ जाएगी। तो ये आ जाएगी बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हुआ क्या, वाइपर के यहाँ जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस पोर्शन में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, माइनस कर दीजिए, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे उन सबका सम करेंगे ना, और माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ के पार्टिकल्स का वेट प्लस और यहाँ के पार्टिकल्स का वेट प्लस, दोनों को कर दिया माइनस, 0 आंसर आएगा। तो ये इसका पॉइंट जो बन जाएगा देखिए मैंने पकड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही है, पकड़ा नहीं हुआ, कहीं आप सोच रहे हो पकड़ा हुआ है, तो ये ऐसी, अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ से पकड़ूंगा तो इधर को गिरेगा, मूवमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनका मास जो है ज्यादा हो गया, उसने टेंड कर दिया इधर को मूव करने के लिए। अच्छा अगर यहाँ से पकड़ लूंगा तो इधर को मूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मैंने अभी पकड़ा गिर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे को गिरेंगे, इसलिए। तो ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बनते जो क्वेश्चंस हैं वो हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन पे आते हैं। आपको ये चीज याद भी रखनी पड़ेगी, हॉलो कोन एंड
सॉलिड कोन। एक बच्चों हॉलो कोन जो होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है h/3 फ्रॉम बेस, एंड जो एक सॉलिड कोन होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है h/4 फ्रॉम बेस। एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल MCQ भी आता है या आपको सब्जेक्टिव टाइप भी आता है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। मान लीजिए हाइट ऑफ सॉलिड आपको कहेंगे हाइट ऑफ हॉलो कोन, ये आपको लिख के देंगे हाइट ऑफ हॉलो कोन इज इक्वल टू 9 मीटर। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस हॉलो कोन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉलो कोन की कहां होती है h/3, लेकिन इसकी हाइट तो 9 मीटर है, तो 9/3 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि बेस से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। वही पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल्स की जो होती है जहां पैरेललोग्राम्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इसी की तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल तो ऐसा ही आएगा बच्चों, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आपको डेफिनेशन आएगी पेपर में। आगे चलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। नाउ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, जैसे एक थ्रेड से मैंने एक स्टोन बांध के गोल गोल घुमाया तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है वो सेम रहेगी। आपने बचपन में या अभी भी क्या होगा, एक स्टोन बांध के या रस्सी ऐसी या नाड़ा जो होगा वो ऐसी गोल गोल घुमाया होगा। मैं तो बहुत घुमाता था, देखिए रस्सी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाता था, या कोई भी चीज़ मिल जाती थी रस्सी के साथ गोल गोल घुमाने लग जाता था, ऐसे भवंडर बनाता था, ठीक है ना, जैसे जोगिंदर भवंडर बनाता है। तो यहाँ जो है हमने भवंडर बनाने की कोशिश की, भवंडर बनाएंगे अगर तो स्पीड हमने सेम रखी, तब भी ये जो है मोशन एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेटेड मोशन। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, जबकि मैंने स्पीड तो सेम रखी। देखिए एक्सेलरेशन होने के लिए स्पीड का बढ़ना या घटना जरूरी है, तभी वो एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर बिना स्पीड इंक्रीज किए भी एक मोशन एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो बच्चे देखिए एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले है स्पीड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। अगर बच्चों दोनों में से भी एक चीज वेरिएबल निकली, चेंज होती रही, तो ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड की वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रही है, इसलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। अब डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कैसे बदल रही है, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है। अब स्टोन इस पॉइंट पे, अगर मैं स्टोन को छोड़ दूंगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं स्टोन को इस पॉइंट पे छोड़ूंगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं स्टोन को इस पॉइंट पे छोड़ूंगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं गोल घुमा रहा हूं इस तरफ में, तो इससे साबित क्या हो रहा है कि ये जो मोशन है एक हर एक डायरेक्शन इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये मोशन क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन समझने के बाद आपको समझ में आएगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं। Now there are two types of forces, centripetal and centrifugal forces. सेंट्रीफ्यूगल बाद में। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टोन को घुमा रहा हूँ, अब स्टोन तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मैंने एक थ्रेड से बांधा हुआ है, तो थ्रेड पे क्या लग रही है बच्चों, टेंशन लग रही है ना इनवर्ड्स। थ्रेड जो है टूटना चाहता है, थ्रेड भी जाएगा, लेकिन थ्रेड को टूट नहीं रहा, लेकिन उसको खिंचाव तो महसूस हो रहा है मैंने, लेकिन अंदर से पकड़ रखा है, तो थ्रेड को एक अंदर की तरफ टेंशन फील होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज फील्ड बाय द थ्रेड, या जो पर्सन घुमा रहा है उसको जो फोर्स फील होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं कहूँगा फिर भी चैप्टर सारा रीड कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी आके पूछ सकते हो, या आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच एक्ट्स इनवर्ड्स द सेंटर, and centrifugal force is that force
विच एक्ट्स आउटसाइड। तो ये होती है बच्चों आउटवर्ड्स एंड ये होती है इनवर्ड्स। अब देखिए जो स्टोन है, क्या अगर स्टोन मान लीजिए धागा टूट जाए और स्टोन बाहर को जाएगा तो वो कौन सी फोर्स की वजह से जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि स्टोन जो है हर वक्त बाहर जाना चाहता है लेकिन वो बाहर जा नहीं सकता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो हर एक पॉइंट पे लगा रहा है लेकिन जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको जो है थ्रेड ने अंदर पकड़ रखा है। तो इसलिए बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो रियल फोर्स होती है एंड सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है दैट इज द फिक्शियस फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों फिक्शियस फोर्स इसलिए वो स्टोन बाहर जाना चाहता है लेकिन जा तो नहीं रहा, तो इसलिए वो फिक्शियस है। मान लीजिए अगर मेरे दिमाग में कोई काम है लेकिन मैं वो कर नहीं रहा तो वो मेरे दिमाग में है ना खाली, तो वो फिक्शियस है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कोई काम टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं फ़ोन पे कुछ और गेम्स खेल रहा हूँ, तो दिमाग में मेरे पढ़ाई फिक्शियस हो रही है लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूँ दैट इज़ द रियल। ये बात है बस। रियल फोर्स वो स्टोन जो है वो अंदर की तरफ ही घूम रहा है, वो अभी भी घूम रहा है, वो बाहर जा नहीं रहा। तो इसलिए सेंट्रीपिटल इज द रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज द फिक्शियस फोर्स जो बाहर की तरफ लगती है एंड सेंट्रीपिटल जो है अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ लीजिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा एक छोटी सी वीडियो उस डाउट पे या उस पर्सनल वीडियो आपको भेज दूंगा वो डाउट क्लियर करते हुए। अभी के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।